इस चैप्टर में देखो फटाफट देखते हैं क्या क्या है और फटाफट ओवरव्यू से पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज करना हो अराउंड 10-15 मिनट में तो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। तो पहले तो देखो एनवायरमेंट की डेफिनेशन आएगी, मतलब ईएसडी की फुल फॉर्म तो ये होती है ना, तो उसके पहले एनवायरमेंट की डेफिनेशन है। एनवायरमेंटल स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज, वेस्ट पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, इट इंक्लूड्स द नेचुरल रिसोर्स दैट एवरी एंटिटी अब्सॉर्ब्स फॉर इट्स फंक्शनिंग लाइक दैट ऑफ कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सो ऑन। ठीक है, processing this energy into products or services which will leave behind certain wastes like that of carbon emissions, water discharges, e-waste and so on. Thus one is dependent on the environment for carrying out its operations. Okay, and then social, it addresses the relationship that the entity has and reputation it fosters with the people. जो entity का रिश्ता है और एक तरह से reputation है जो बंदों मतलब इंसानों के दिमाग में, and institution जो उसको देखते हैं एक बारी, तो मतलब एक तरह से उसको मतलब नजर रखते हैं उनके ऊपर, and in the communities where you do business and the value chain involved. ठीक है, उसके बाद है गवर्नेंस, इट इज द इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स एंटिटी अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ, और अपने आप को गवर्न करने के लिए जो एंटिटी प्रोसीजर कंट्रोल प्रैक्टिस लगाती है वो है गवर्नेंस में, और प्लस एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए एंड लॉ से कंप्लाई करने के लिए एंड सारी नीड्स स्टेक होल्डर्स की पूरी करने के लिए जो भी वो लगाती है प्रोसीजर्स कंट्रोल प्रैक्टिस, वो है गवर्नेंस। उसके बाद आपको मतलब मैं बोल देता हूँ एक बार, क्लाइमेट चेंज आता है इसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर नेचुरल रिसोर्स आ जाते हैं, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे क्लीन टेक, ग्रीन बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फिर सोशल के अंदर ह्यूमन कैपिटल आ जाएगी, प्रोडक्ट लायबिलिटी आ जाएगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या है, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, केमिकल सेफ्टी, मतलब एक तरह से सब कुछ ध्यान रखना आपको प्रोडक्ट्स बनाते टाइम, मतलब प्रोडक्ट आपको एक तरह से बनाना है कि आप लाइबल हो सोसाइटी के लिए, ऐसे बनाने प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर स्टेक होल्डर अपोजिशन। ठीक है, फिर सोशल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद है गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट बिहेवियर, इसमें हो गया एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस, बिजनेस एथिक्स और ऑप्शनल इंस्टेबिलिटी आपको करनी। ठीक है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, सॉरी स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लेते हैं एक बार, ईएसडी रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, डाटा, मेट्रिक्स दैट एक्सप्लेन द एडेड वैल्यू इन दीज 3 एरियाज। ओके, ईएसडी रिपोर्टिंग कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इन नेचर। ठीक है, qualitative reports tend to describe a company's strategy or policy around the relevant topics. Okay, while a quantitative approach includes metrics and KPIs, key performance indicators linked to each area in order to measure the progress against goals and report on achievement. ठीक है, naturally a mixed approach that makes use of both qualitative and quantitative information tends to add the maximum value to the quality of disclosures. Okay, so this was all about like ESG topic. Okay, then a sustainable development goal, there are around 17 SDGs. There is like no point in remembering, just you can read once. Okay, no poverty, hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitization, साफ एनर्जी होनी चाहिए, मतलब एक तरह से और अफोर्डेबल होनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन होनी चाहिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये तो बाद में है, तो पहले इंट्रोड्यूस इनक्वालिटीज, मतलब इक्वालिटी वही एक तरह से हो गया ना, इक्वालिटी रखनी है आपको एक तरह से, वैसे कुछ हो गया। फिर सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटी रखनी है आपको, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन करनी है, फिर क्लाइमेट एक्शन के बारे में ध्यान रखना है, लाइफ बिलो वाटर का ध्यान रखना है आपको, लाइफ ऑन लैंड का भी ध्यान रखना है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बने रखने एक तरह से, एंड पार्टनरशिप करनी है गोल्स के लिए। ठीक है, ये हो गया 17 एसडीजी, याद करने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, फिर ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, इसमें आएंगे मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क है जीआरआई, दैट इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, मतलब जीआरआई स्टैंडर्ड्स हैव 93% ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 250 कॉर्पोरेशंस रिपोर्ट ऑन द सस्टेनेबिलिटी थ्रू जीआरआई, मतलब एक तरह से जीआरआई के अंदर करती है वो रिपोर्टिंग। जीआरआई क्या है, मतलब एक तरह से पढ़ते हैं पहले, दिस इंडिपेंडेंट जीआरआई जो है एक तरह से एम्स्टरडैम की बेस्ड है जो नीदरलैंड्स के अंदर। ठीक है, जीआरआई हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। ठीक है, मतलब इसमें ये इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल 3 एलिमेंट्स हैं, एंड दिस रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, फिर कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, कैप्चर्स द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस डाटा व्हिच इज रिलेटेड टू जीएचजी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वाटर, फॉरेस्ट एंड सप्लाई चेन। ठीक है, उसमें क्या है, एक तरह से मेजर डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड आर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाटर सिक्योरिटी, मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह, फॉरेस्ट, वाटर सिक्योरिटी के बारे में सीडीपी के अंदर रिपोर्टिंग होती है। फिर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईआईआरसी, इट हैज एस्टैब्लिश्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू अलाउ द कंपनीज टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, जिस कंसिस्ट मतलब एक तरह के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, रिस्क अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस आउटलुक। ठीक है, ये हो गया हमारा आईआईआरसीबी। उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, बिकॉज ये सब उन्होंने हिस्ट्री ऐसे लग रहा है कि एसएसटी का पेपर हो रहा है। आगे सिर्फ ये क्वेश्चन एक बार कर लेना आपको सॉल्व, इसके हाँ एक बार बेनिफिट में बोल भी दूंगा एंड में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, सिर्फ पढ़ लेते हैं, डेवलप ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, पहले मीनिंग लिखना होगा, कैन यू लिस्ट आउट सम एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक है, ये थोड़ा मतलब ऐसा है कि अगर मतलब ना याद किया हो तो नहीं दिमाग में आएगा एकदम पेपर में प्रेशर में। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इसके अंदर 6 चीज होते हैं, या इनको कहते हैं 6 कैपिटल्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म है हिज फादर मदर नानी, HISFMN। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाई एक्चुअली, शॉर्ट फॉर्म किसी टीचर की लिया मैंने। ठीक है, उसके पढ़ते हैं कि एच से हमारा, एच से ह्यूमन कैपिटल, इसमें क्या होता है, पीपल्स के स्किल, एक्सपीरियंस, कैपेसिटी एंड मोटिवेशन टू इनोवेट देखा जाता है, और इसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी देखनी होती है। ठीक है, मतलब पीपल समझ भी रहे हैं कि आपकी एक तरह से सबको इसको समझ रहे हैं कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को, इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं उसको। फिर लॉयल्टी एंड मोटिवेशन देखो उनकी किसके लिए, एक तरह से इंप्रूव करने के लिए, पीजीएस को, प्रोसेसेस, गुड्स एंड सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, एंड इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू लीड एंड कोलैबोरेट। जो मैंने ब्लू में मार्क किया ना, बस ये आप भी अपनी बुक में मार्क कर लो, बस ये पढ़ो, बिकॉज इतनी ज़्यादा जितना मतलब कंटेंट को कंसाइज पढ़ोगे ना उतना याद रहेगा हमें। ठीक है, मेरा हिज, आई से हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल में क्या है, इट इज की एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल with a tight link and contingency between investment in R&D, innovation, human resources and external relationships which can determine the organization's competitive advantage। ठीक है, फिर इससे हमारा सोशल कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसमें, एंड रिलेशनशिप आते हैं जो एक तरह से एस्टैब्लिश विद इन एंड बिटवीन ईच कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ स्टेकहोल्डर्स एंड अदर नेटवर्क्स टू एनहांस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कॉमन वैल्यूज एंड बिहेवियर और की रिलेशनशिप्स। ठीक है, द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एंड स्ट्राइव्स टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, CSB। ठीक है, चाहे सुट्टा बार से याद कर सकते हो। ठीक है, वो एक तरह से काफी रेस्टोरेंट चेन है ना जो काफी चल रही है, कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर से एक तरह से रिलेशनशिप बना के रखना चाहती है सोशल कैपिटल के अंदर एंटिटी। ठीक है, फिर हिज, एफ से हमारा फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल में पूल ऑफ फंड्स दैट इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे आती है फाइनेंसिंग, डेट, इक्विटी या ग्रांट से आती है, या तो खुद से जनरेट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, फिर हिज फादर मदर नानी, एम से हमारा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन होती है, ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स। ठीक है, अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस, वेस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये हो गया एफ से एम हो गया। एन से हमारा
इट इज इनपुट होती है एक तरह से नेचुरल कैपिटल, तो इट इज इनपुट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये तो लिखना ही है, गुड सर्विस आना ही है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, पानी, जमीन, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ठीक है, पेड़ पौधे, जंगल, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। ये हो गया हमारे 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग थे ना, यस। उसके बाद हमारा इसमें एमसीक्यू पॉइंट है एक तरह से, एशिया पैसिफिक रीजन कंटिन्यूज टू डोमिनेट इन प्रेजेंटिंग सस्टेनेबिलिटी डाटा इन एनुअल रिपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग इन 2022, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में भी स्ट्रॉन्ग, मिडिल ईस्ट तो आपको पता ही होगा, इजराइल, ईरान सब मिडिल ईस्ट वाले हैं जिनके अंदर अभी जंग चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 6 C's, ये आपको एक तरह से सॉल्व करना है खुद से, अगर आपने अच्छे से 6 C's समझ आ गया आपको तो सॉल्व करना है। अच्छा आईएससी ने बनाया, कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब समझ आ जाएगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, बस ये पढ़ लेते हैं, इसमें एमसीक्यू लग रहा है। यूके में 2019 में उन्होंने एक तरह से टारगेट रखा है अपना कि मतलब टारगेटिंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2050 का टारगेट रखा है कि ग्रीन हाउस गैसेस सारे जीरो कर देंगे हम अपनी, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो उन्होंने बनाए ESG डिस्क्लोजर यूके ने, वो सारी लार्ज कंपनीज पे लगते हैं जो लिस्टेड होती हैं एंड उनकी ये पाउंड 500 मिलियन से एक्सीड करते हैं एनुअल टर्नओवर, या उनके पास 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज है, तो उनको एक तरह से यूके ESG डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं कंपलसरीली, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने TCFD की फुल फॉर्म है, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ने का, सब ये SST शुरू होगी यहाँ पे। उसके बाद जो पढ़ने वाला टॉपिक आता है वो आएगा अब आ गया ये रहा, हाँ, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR कहते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या, इट इज मैंडेटरी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23, हाउएवर इट वाज वॉलंटरी फ्रॉम 21-22, मैंडेटरी हुई है 22-23 फाइनेंशियल ईयर से, बट वॉलंटरी थी 21-22 से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, पहले तो जनरल डिस्क्लोजर है, इसके अंदर डिटेल्स होते हैं लिस्टेड कंपनी की, प्रोडक्ट सर्विसेज ऑपरेशन, एम्प्लॉय डिटेल्स, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज की। मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्क्लोजर इसके अंदर होता है क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ओवरसाइट, ठीक है। ये प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, इसमें क्या होता है, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अपॉन KPIs इन अलाइनमेंट विद द 9 प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। उनको मैं अच्छे से काफी कर रखे फॉर्मेटिंग। द सेक्शन क्लासिफाइज KPIs into 2 categories that companies are required to report upon, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 तरह के इंडिकेटर है, इस पे एमसीक्यू आईसी ने बना दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो पेपर में तो नहीं है, बट आईसी मॉड्यूल में ही दे रखे हैं, तो आ सकते हैं पेपर में भी, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। एसेंशियल इंडिकेटर्स में एक तरह से याद रखने हमें क्या क्या होता है, इसमें होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट हुए, फिर इसमें होता है एनवायरमेंटल डाटा ऑन एनर्जी, एमिशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट मतलब एक तरह से एसेंशियल से पता चल जाता है, मैंडेटरी है तो सिमिलर सीट है, सिनोनिम्स एक तरह से। और लीडरशिप मतलब ये तो पता ही, अगर एसेंशियल मैंडेटरी नहीं है तो वो लीडरशिप या ऑप्शनल है, ठीक है। लीडरशिप को ऑप्शनल भी कह दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एसेंशियल के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम आइडेंटिटी ने कंडक्ट किया कि नहीं, फिर एनवायरमेंटल डाटा ऑन एनर्जी, एमिशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर उसके बाद है लीडरशिप डिस्क्लोजर या ऑप्शनल डिस्क्लोजर कह सकते हो। इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, फिर एडिशनल डाटा ऑन बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजम्पशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। उनको एक बार पढ़ना है बिकॉज एमसीक्यू से आई से डाल रहा है, पूछ रहा है कि बताओ मैंडेटरी कौन सा है, ऑप्शनल कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद हम 9 प्रिंसिपल्स हम लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल, बिकॉज वो हमने अच्छे से फॉर्मेटिंग कर रखी है, उसके पहले सारे जो भी अजीब से टॉपिक है, एक दो रहते हैं शायद, तो पढ़ते हैं 9 प्रिंसिपल तो इकट्ठे पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। ये टेबल वैसे याद करने की जरूरत तो नहीं है बिकॉज होगा भी नहीं याद, ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, एश्योरेंस इन BSR करंटली स्टार्टेड विद टॉप, मतलब सेबी ने स्टार्ट किया है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, बट वेरी सून दे आर लाइक सबको अप्लाई कर देंगे जो भी लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, हेंस एश्योरेंस इन दिस रिपोर्टिंग इज मोर क्रिटिकल, ESG ऑडिट वुड बी प्रोसेस दैट वुड हेल्प द कंपनी टू इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स सर्विस एंड ऑपरेशन, ठीक है। कंडक्टिंग एन ESG ऑडिट हेल्प्स बिजनेसेस लुक एट देयर सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज एंड ट्रांसपेरेंसी विद शेयर होल्डर, मतलब एक तरह से इन्होंने बेनिफिट बताया कि ESG ऑडिट का फायदा क्या होगा, ठीक है। फिर आईसीए ने इशू किया SSAE 3000 एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से जो CS वगैरह देंगे ना वो उसके लिए होगा एप्लीकेबल, ये भी हो गया, CS देंगे ये भी, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स, मतलब इतना पता नहीं है CS देंगे कि नहीं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली CS देंगे, ठीक है। वो आईसीए ने इशू किया तो ऐसा कुछ होगा। मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज अभी तक आया नहीं है, मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन BRSR, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म ये बनाई है, रोई रिस्पी, एक तरह से पता नहीं मेरी क्लास फेलो होती थी एक स्कूल में, ठीक है, तो ऐसे पता नहीं RSP ऐसे कुछ बन गया तो मैंने उसके नाम से बना दी रोई रिस्पी, RY रिस्पी, ठीक है। आर से हमारा प्रीलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG रिपोर्ट पैरामीटर, ठीक है। फिर ऑन साइट असेसमेंट और वेरिफिकेशन ऑफ ESG रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद RO हो गया, ऑन साइट असेसमेंट हो गया, रिव्यू हो गया, एंड आई से हमारा इशुएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट स्टेटमेंट, इशुएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट स्टेटमेंट आई से हो गया। फिर आर से हमारा रिव्यू ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशंस ऑन द फाइंडिंग्स, ठीक है। रिव्यू यहाँ पे भी रिव्यू आ गया, पहले भी रिव्यू किया था, फिर रिव्यू आ गया 4 स्टेप के अंदर, ये हमें स्टेप वाइज बनाना है बिकॉज एक तरह से मेथोडोलॉजी है ना, मेथड मतलब प्रोसेस बताया उन्होंने। फिर सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू, ठीक है, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये हो गया पीछे, ये हो गया हमारा RS, मतलब 6 पॉइंट्स कवर हो गया, आप कैसे याद रखने हैं, तो आपको अपनी शॉर्ट फॉर्म बनानी तो बना सकते हो, बट इतना टाइम नहीं है, फटाफट ऐसे याद कर लो। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये काम का नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने बस सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड दिए हैं जो नए आए ना अभी रिसेंटली, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ ऑडिटर, इस पर क्वेश्चन मतलब मॉक्स वगैरह में देखा मैंने, तो बट आ सकता है कंसीडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, CRR कह लो आप इसको, ठीक है। रोल ऑडिटर का रोल क्या है CRR के लिए इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पहले तो रीजनेबल एश्योरेंस ऐसे 200 वाली लाइन लिख देनी है, द वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, वेदर ड्यूटी फॉर ऑडिटर टू एनेबल ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन एट प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द IFRS, ठीक है। उसके बाद क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, द ऑडिटर शुड इंक्लूड, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, कंसिडरेशन रहेगा उसमें CRR की, दैट इज क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड हाउ दीज रिस्क मे बी रेलेवेंट टू द, कैसे रेलेवेंट होंगे ऑडिट के लिए, ठीक है। फिर क्लाइमेट CRR कुड बी मोर रेलेवेंट इन सर्टेन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, बिल्डिंग, एग्री, फूड, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे दिया ना बस कि मतलब कह रहे हैं कि विद मतलब तरह से जैसे टाइम निकल रहा है, तो विद दिस इंक्रीज यूजर फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑडिटर नीड टू बी अवेयर ऑफ एंड मे फेस इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर ट्रांसपेरेंसी अबाउट क्लाइमेट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, हाउएवर द ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ऑडिटर्स रिपोर्ट इज द की मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन टू यूजर्स अबाउट ऑडिटर दैट वाज परफॉर्म्ड, तो पता ही हमें। इन एडिशन इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी एंड व्हेन रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, कैम की बातें हो रही हैं, कैम को तो बोलते हैं मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, ठीक है। पेरेंट्स कह रहे कोई सर्कमस्टेंसेस के अंदर इवन पैरा डालना पड़ सकता है अटेंशन देने के लिए, दैट आर फंडामेंटल, ये तो ईएम की डेफिनेशन लिख दी, कैम की डेफिनेशन लिख दी,
फिर कह रहे ऑल्टर शुड ऑल्सो डिटरमिन वेदर द एंटिटी इज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड क्लाइव सीआरआई, इसको कहते हैं तो सीआरआई पहले हमने देखना है कि सीआरआर के लिए उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, फिर ऑल्टर को यहाँ पे देखना है कि सीआरआई एक तरह से एंटिटी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो उसने बनाया एएफआरएफ के रिगार्डिंग, मतलब एज पर एएफआरएफ बनाया है, ठीक है। व्हेन रेलिवेंट बिफोर कंसीडरिंग सीआरएम, एक तरह से मतलब अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स को लेने से पहले ये देखो पहले एंटिटी ने डिस्क्लोज किया क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल्स के अंदर जो उसने बनाया एज पर एएफआरएफ, ठीक है। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें लिखनी, बिकॉज ये थोड़ी अलग है, ऐसे से अलग है ये लाइन, ठीक है। ऑल्टर शुड ऑल्सो रीड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर कंसिस्टेंसी विद, मतलब एक तरह से एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, ऐसे 720 की बात हो रही है, फॉर कंसिस्टेंसी विद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट may be publicly communicated to stakeholders outside the financial statement such as management report, narratives in the annual report, press releases और investor update, ठीक है। दिस इज रिक्वायरमेंट 720, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। केस स्टडी आपको पढ़नी है तो हाँ केस स्टडी पढ़नी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये केस स्टडी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने वहीं से पढ़ी थी एक तरह से, ये ज्योति देशपाल मैम है ना, उन्होंने सारे चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो उन्होंने ये भी सॉल्व करवाया है, वहाँ से देखो बिल्कुल, मैं भी वहीं से देखी थी मैंने, तो वहीं से देखना बेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया हमारा ESG, बस 9 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ESG के 9 प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं फटाफट क्विकली, ठीक है। तो एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है प्रिंसिपल 1, ठीक है। इसके अंदर ये May 24 में आ चुका है, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन एलिमेंट्स के ऊपर आ चुका है, ठीक है। बिकॉज उन्होंने ये लाइन दे दी थी, मतलब पूरी पर जिसने आइडेंटिफाई कर ली थी वो तो लिख पाया होगा आंसर, बट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं अभी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करते हैं, एम्फसाइज दैट द बिजनेस डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू द रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। इसके कोर एलिमेंट्स क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वीडियो। वी से क्या है हमारा, एंटिटीज इन द वैल्यू चेन शुड बी इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल्स बाय द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आई से हमारा इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटिंग टू द पीपीपी पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस, मतलब कितने पीपीपी होगा यहाँ पे 4/4 टाइम्स पी शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर्स, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी पॉलिसी प्रोसीजर प्रैक्टिसेस परफॉर्मेंस के रिलेटेड स्टेक होल्डर्स को देनी है आपको, ठीक है। स्टेक होल्डर से एक और पॉइंट भी आएगा, वहाँ से कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आई से ने ये लाइन दे दी ना क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ से कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। वो ध्यान से पढ़ना है इसलिए, ठीक है। इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स मोर केयर हैज टू बी टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, मतलब जहाँ भी एडवर्स इफेक्ट्स है तो आपको ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर के लिए ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर है इसे हमारा एंटिटीज गवर्निंग स्ट्रक्चर शुड डेवलप पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस पीपीपी फॉर देयर ऑफिसेज फैक्ट्रीज एंड वर्क एरियाज इंश्योरिंग दैट एथिक्स इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये हो गया ई से, एथिक्स इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। फिर है हमारा ओ से एंटिटी शुड प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द आउटसाइड एंटिटीज दैट वायलेट द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ द BRSR, इसमें कौन आता है, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और रेगुलेटरी ऑफिसर, ठीक है। ये हो गया हमारा वीडियो प्रिंसिपल 1 कवर, ठीक है। प्रिंसिपल 2 सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर भी ये लाइन में याद रखनी है, एंटिटी शुड मेक श्योर दैट देयर गुड्स सर्विसेज एंड ऑपरेशंस रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर्स एंड एंड यूजर्स, जो भी उनके गुड्स सर्विसेज है वो एंड ऑपरेशंस है उनके, वो बेटर लाइफ एक तरह से कंज्यूमर एंड यूजर को देते हैं। इसका नाम यही था, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पहले लिखा था गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे उन्होंने पर नए मॉड्यूल में गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया, सही कर दिया, ठीक है, लेटेस्ट वाले में। फिर इसमें कोर एलिमेंट्स के RRR, व्हेन इसके RRR शॉर्ट फॉर्म मतलब आर से हमारा व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिजाइन बाय द एंटिटी प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव टू बी डिवाइडेड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द रिसोर्स यूजेज टू मेक इट सस्टेनेबल, ठीक है। मतलब एक तरह से रिसोर्स यूजेज आपको मिनिमाइज रखनी है बिल्कुल कम से कम, इसका ये हो गया आर से। दूसरे आर से हमारा राइट्स के बारे में बताना है, एंटिटीज आर आल्सो रिस्पांसिबल टू एजुकेट एंड मेक अवेयर देयर कंज्यूमर्स एंड क्लाइंट्स अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। तीसरे आर से एंटिटी शुड टेक मेजर्स टू रिड्यूस के लिए, पहला था हमारा रिसोर्स यूजेज के बारे में मिनिमाइज करना है, फिर राइट्स के बारे में आपको रिस्पांसिबल बताना है, एक तरह से अवेयर करना है, फिर रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज बाय कंज्यूमिंग सस्टेनेबली एंड एनकरेज मेथड्स फॉर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ रिसोर्सेज, फिर RRR हो गया। फिर प्रिंसिपल 3 क्या कहता है, प्रमोट वेलबिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज का वेलबिंग एक तरह से प्रमोट करो इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन। इसकी भी क्या है लैंग्वेज, द थर्ड प्रिंसिपल रिलेट्स टू ऑल द इनिशिएटिव्स एंड एंटिटी हैज टू टेक फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर डिग्निटी हेल्थ एंड वेलबिंग, डिग्निटी हेल्थ एंड वेलबिंग, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इनिशिएटिव लेने हैं, उनका हेल्थ सब कुछ ध्यान रखने के लिए एम्प्लॉइज का। कोर एलिमेंट्स इसमें क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बस आर्टिकलशिप के बारे में सोचना है, ठीक है। बिग फोर वाला आर्टिकल ऑब्वियसली नहीं सोचेंगे, वो तो खुश रहते हैं, ठीक है, जिनको अच्छे मिल जाती टीम्स, ठीक है। बट बाकी आर्टिकल सोच सकते हैं मेरे जैसे कि कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज फार एज एम्प्लॉइज आर कंसर्न, ये तो मैं पता है कोई रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं होती आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। फिर है प्रिवेंट सीबीआई लेबर, सॉरी हाँ सीबीआई लेबर, चाइल्ड बॉन्डेड एंड इनवॉलंटरी लेबर, ठीक है, ये आपको प्रिवेंट करनी है, बट आर्टिकल्स का क्या ही बोले हम, ठीक है। फिर है हैव अ सिस्टम इन विच द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये तो भाई आर्टिकल्स का हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। बिजनेसेस हैव टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वर्कर्स वेजेस, ये तो भाई छोटी फर्म्स में कहाँ ही होता है कभी, एंड कंपनसेशन टू क्रिएट अ वर्क प्लेस एंड वर्क एनवायरमेंट इज सेफ हाइजीनिक एंड कंफर्टेबल, ये होता है कई जगह, कई नहीं होता, ठीक है। फिर स्किल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स इज अनदर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंटिटी, ये तो भाई घंटा नहीं होता आर्टिकल में, ठीक है, छोटी फर्म्स में तो बिल्कुल नहीं। फिर क्रिएशन ऑफ वर्क प्लेस विच इज फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट एंड वायलेंस इज ऑल्सो, और एक तरह से फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट एंड वायलेंस इज ऑल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटिटी, पहले मैंने थोड़ा एंड से अलग पढ़ दिया था, यही साथ में है, फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट एंड वायलेंस, ठीक है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये भी एंटिटी की रिस्पांसिबिलिटी, बस आर्टिकलशिप के बारे में सोचना है, तो ऐसे कितने पॉइंट दिमाग में आएंगे ना, तो बस पूछो ना। मेरा प्रिंसिपल 4 रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है। इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी और स्टेक होल्डर्स टू अ बिजनेस हैज बीन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन ऑल द रेगुलेटरी एंड वॉलंटरी सिस्टम्स दैट रिलेट टू द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बी इट रिलेटेड टू द क्वालिटी एनवायरमेंट और द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज है, मतलब ये आपको एक तरह से पढ़नी है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में प्रिंसिपल 2 में पढ़ लिया ना, तो यहाँ भी है तो कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसे खेल सकता है। कोर एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, TDS है इसकी शॉर्ट फॉर्म, TDS से क्या हुआ, टी से हमारे ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट रहना, एक तरह से एंटिटीज हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स अबाउट द इंपैक्ट्स ऑफ द, अपने इंपैक्ट के बारे में बताना है किसके, ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डिसीजन ऑन द पीपल एंड द नेचर विद नो एम्बिग्यूटी ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इशूज, ये मैंने क्वेश्चन कहीं देखा है, ये लाइन लिखे पूरा क्वेश्चन पूछ रखा था, तो आपको अगर लैंग्वेज याद होगी तो आप इजीली कर लोगे ट्रैक, ठीक है। तो लैंग्वेज याद करनी, तो मैंने थोड़े अट्रैक्टिव सब बनाया ताकि ये प्रिंसिपल पढ़ने में थोड़ी मोटिवेशन दो आए, ठीक है, अलग से। फिर 3 पेज के अंदर 3-4
4 पेज के अंदर सारे प्रिंसिपल कवर्ड है अच्छे से, ठीक है, विद मेमोरी टेक्निक। तो पीडीएफ अलग से भी दे दूंगा इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। फिर द एंटिटीज हैव टू बी सिस्टमैटिकली डिटरमिन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। सिस्टमैटिकली डिटरमिन करना है कंटेक्स्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। मतलब एक तरह से अपने ऑपरेशन का मतलब आपको ध्यान रखना है, बस सीधी बात है, डिटरमिन करना है आपको, ठीक है। फिर ऐसे एंटिटी शुड फेयरली शेयर द बेनिफिट्स टू द स्टेक होल्डर्स और गिव एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू बेनिफिट फ्रॉम द ऑपरेशन इन एन इक्विटेबल मैनर। मतलब बिकॉज ऑफ सोसाइटी में काम कर रहे हो तो आपको बेनिफिट उसमें शेयर करने पड़ेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी आपके एक तरह से स्टेक होल्डर्स है, यूजर्स है, ओनर्स है, सब कुछ रेगुलेटर सबको, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल 5 रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ वास्ट टॉपिक दैट कवर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ वायलेंस एंड बेलिजरेंट अब्यूसिव इश्यूज फेस्ड बाय पीपल। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द ह्यूमन राइट्स इश्यूज दैट हैपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब ह्यूमन राइट्स कैसे इफेक्ट होते हैं इसकी बात करता है सारी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोर एलिमेंट्स, इसके उरी मूवी आई थी ना, तो बस इसकी शॉर्ट फॉर्म यूआरआई से बना दी, ठीक है। यू से हमारा एंटिटी शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको ह्यूमन राइट्स की एंड वेरियस बेस कि कैसे आप ह्यूमन राइट्स मतलब कैसे वायलेट हो सकते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसकी ना करो वायलेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल लॉज एंड पॉलिसीज एंड द कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। इसके बाद बी से बिजनेसेस शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स एंड ग्रुप्स विद इन एंड बियॉन्ड द वर्कप्लेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ कम्युनिटीज, कंज्यूमर्स एंड वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरह से ह्यूमन राइट आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिस्पेक्ट करना है। इसके बाद आईस इंटीग्रेट करना है आपको अपने सिस्टम के अंदर। द एंटिटीज व्हेन डेवलपिंग देयर मैनेजमेंट सिस्टम्स शुड इंटीग्रेट द ह्यूमन राइट्स एलिमेंट इनटू देयर पॉलिसी प्रोसीजर एंड पीपीपी यहाँ पे भी आ गया, हमारा पीपीपी पहले भी आया था प्रिंसिपल 1 के अंदर, यहाँ भी आ गया, ठीक है। फिर प्रिंसिपल 6 प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, आपको ग्रीन कलर से समझा, ग्रीन कलर एनवायरमेंट एक तरह से लगता है ना, ठीक है। 6 प्रिंसिपल लुक्स एट द एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कोर एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, शॉर्ट फॉर्म है इसकी कंपैरिजन ऑफ आईपीओ विद पेरिस। कंपैरिजन से क्या है, एंटिटी शुड एक्सप्लोर द कंपैरिजन ऑफ इट्स एक्टिविटीज विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल देखो पहले भी आया था प्रिंसिपल 2 के अंदर, यहाँ पे भी ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि एंटिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए एक्टिविटीज का, ठीक है। ये करने के लिए तो एक तरह से इंडस्ट्री से, ताकि वो रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल एंड रिकवर कर सके अपने मटेरियल को, रिसोर्सेज को, ठीक है। मेरे उसके बाद एंटिटी शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्लेस टू असेस एंड रेक्टिफाई इंपैक्ट टू द एनवायरमेंट। मतलब इनके पास पीपीपी ऐसे होना चाहिए, पीपीपी यहाँ पे भी आ गया, देखो प्रिंसिपल अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, यहाँ पे पढ़ा, प्रिंसिपल 1 में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एंटी मतलब इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट आ गया तो समझ लेना आपको कि ये प्रिंसिपल 6 की बात हो रही है। पीपीपी होने चाहिए आपके टू असेस द एंड रेक्टिफाई द इंपैक्ट टू द एनवायरमेंट, दिस शुड कवर द होल लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एंटिटी फिर उसके बाद पी से एंटिटी शुड मेजर देयर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन एंड ऑफ पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट जनरेशन, एनर्जी यूज, लैंड यूज एटसेट्रा, ठीक है। परफॉर्मेंस इनको मेजर करनी चाहिए आपने, ठीक है, पॉल्यूशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वेस्ट जनरेशन के लिए, एनर्जी यूज, लैंड यूज के लिए। फिर एंटिटी शुड हैव टू मेक यूज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर टू एंश्योर देयर सस्टेनेबिलिटी बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा आईपी हो गया। फिर पेरिस से हमारा एंटिटी शुड हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, ये होगी टेक्निकल टर्म, थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस इन लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट टू वेरियस इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स सच एज पेरिस एग्रीमेंट एंड ये हो गया एनएपीसीसी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 6 भी, ठीक है। स्कीम लग रहा है आने का चांस लग रहा है, पता नहीं क्यों। प्रिंसिपल 7 है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। इसके अंदर क्या है, 7 प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉजिटिवली रिकॉग्नाइजेस दैट द बिजनेसेस ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है। इसके कोर एलिमेंट्स क्या है, पीसीएमएस कोर एलिमेंट, पीसीए हमारा रोल इन पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी बाय ऑर्गेनाइजेशन should be in such a way that it encourages fair competition and prevents human right। देखो ह्यूमन राइट की बात यहाँ पे भी होगी तो कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसे बिल्कुल खेल सकता है यहाँ पे। मतलब एक तरह से पॉलिसी एडवोकेसी की बात होगी तो समझ लेना आपको कि प्रिंसिपल 7 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी से कलेक्टिव एसोसिएशन सच एज द ट्रेड ग्रुप्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड व्हेन मूविंग हैंड विद द पॉलिसी एडवोकेसी एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा एमसे कोर एलिमेंट्स ऑफ बीआरएसआर आर टू हैव मेट होलिस्टिकली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन गोज अहेड विद द कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडवोकेसी। मतलब जहाँ पे पॉलिसी खेल देना, पॉलिसी तो समझ लेना आपको प्रिंसिपल 7 है, ठीक है। इसका नाम यही है ना, इन्फ्लुएंस पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, कैसे एंटिटी इन्फ्लुएंस कर सकती है। यह प्रिंसिपल 8 प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें एक सेकंड दो मैं, यस हमने कलर चेंज कर लिया, हाँ प्रिंसिपल 8 है प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। दिस कैन वर्क ओनली विद क्लोज पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग्स्ट द एंटिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज एंड सिविल एसोसिएशंस कंट्रीब्यूटिंग टू वन अनदर फॉर बेटर लाइवलीहुड एंड असिस्टेंस टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये बहुत बार इसमें आएगा, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जहाँ पे बात होगी प्रिंसिपल 8 है वो, ठीक है। वो इसमें देखो ना, इसमें मैंने मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म बनाई नहीं थी, बट मैंने पहले इसको ऐसे याद किया था कि लद्दाख के बारे में सोचना, जो लद्दाख में मैंने सीन वगैरह चल रहा है ना अभी, वो ऐसे वो काफी स्ट्राइक पे चल रहे हैं, बिकॉज उनका लग रहा है कि एक्सप्लॉइट कर देंगे, बाहर से एंटिटीज आएंगी, वहाँ बिजनेस खड़े करेंगे अपने लद्दाख के अंदर, तो लद्दाख की एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइवलीहुड, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि कोलैबोरेशन करनी है एंटिटीज को, सिविल एसोसिएशन कंट्रीब्यूटिंग टू वन अनदर फॉर बेटर लाइवलीहुड एंड असिस्टेंस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। इसके जैसे कोर एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म बना दी हमने, इंपैक्ट ऑफ मॉम ऑन बीएफ, माँ का क्या इंपैक्ट हुआ बीएफ के ऊपर, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट के 2 पॉइंट, एंटिटी शुड हैव सिस्टम्स इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द इंपैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल। इससे बिल्कुल लद्दाख वाला सीन आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस इंक्लूड्स बिजनेस रिलेटेड इश्यूज लाइक लैंड एक्विजिशन, ऑब्वियसली ये तो पता ही है हमें, यूज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर न्यू फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद इंपैक्ट का दूसरा पॉइंट है, एंटिटी शुड रिव्यू मेजर एंड ट्रैक द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट एंड मेक एक्शन प्लान्स टू मिटिगेट देम एडिक्वेटली, ठीक है। फिर एमसे हमारा एंटिटी शुड मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग अप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस कंसर्न दैट हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है, टू हैव अ वेलबींग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर एम एक और आ गया यहाँ पे, एंटिटी व्हेन डिजाइनिंग द सीएसआर एक्टिविटीज टू रिव्यू द लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज
मतलब एक तरह से इनका लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज देखनी है आपको, ताकि मार्जिनलाइज ग्रुप एंड कम्युनिटी की हेल्प हो सके। फिर उसके बाद बीएफ, बी से हमारा एंटिटी शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट बिजनेस इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, मतलब बिजनेस की वजह से लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है ऐसा ना हो, ठीक है। रीलोकेशन ऑफ कम्युनिटी डज नॉट हैपन, बट ये तो होगा ही ना, जैसे बड़ी बड़ी एंटिटीज आएंगी। एंड इन अनअवॉइडेबल केसेस शुड मेक श्योर टू हैव म्यूचुअली एग्रीड पार्टिसिपेटिव एंड इन्फॉर्म नेगोशिएशन टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पीपल। ये तो वैसे करप्शन में कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। फिर एफ से हमारा ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज शुड गेट द डिजर्व्ड रिस्पेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफर्ट शुड बी मेड टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द नॉलेज आर शेयर्ड इक्विटेबली, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 8B। 9 पे आता है लास्ट प्रिंसिपल है, प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। इसके अंदर क्या है, प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी बिजनेस इज टू क्रिएट और प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट, ठीक है। इसके कोर एलिमेंट्स क्या है, इसमें है शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने, जीएफ की डीपी लगाई भाई, इसका मेरे से कोई रिश्ता रहता नहीं है, ठीक है, ये ऐसी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी, ठीक है। तो एम से हमारा व्हेन एडवर्टाइजिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्सपोज्ड टू द कस्टमर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और इट्स यूजेज, ठीक है। फिर एन से हमारा एंटिटी शुड पुट इन देयर एफर्ट टू रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपको एफर्ट्स लगानी चाहिए ऑन कंज्यूमर्स, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। तो जी से हमारा business enterprises should make available transparent and accessible grievance redressal and feedback management system for their customers to raise their voices or to seek clarification, ठीक है। एफ से हमारा व्हेन कंसेप्चुअलाइजिंग डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट इन एनी मैनर प्रिवेंट द फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रिवेंट नहीं करनी किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, अंदर आपको बस ये रखना है सब, आपको चॉइस फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी है, फिर कंपनी वाला आपकी तरह फोर्स नहीं कुछ करना, आपको नॉर्थ कोरिया नहीं बनना, आपको डेमोक्रेटिक करना है, ठीक है। फिर डी से हमारा एंटिटी शुड ट्रांसपेरेंटली एंड एक्यूरेटली डिस्क्लोज ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स इंपैक्ट, डिस्क्लोज करने आपको एडवर्स इंपैक्ट टू द यूजर, प्लैनेट, सोसाइटी ऑन द बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर पी सेवन हैंडलिंग कस्टमर डाटा, द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर नीड्स टू बी मेंटेन, ठीक है। आपको राइट टू प्राइवेसी रखनी है कस्टमर की, ठीक है, अगर नहीं रखोगे तो आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने लिखे पॉइंट जो शॉर्ट फॉर्म में कवर नहीं है, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मुझे अभी मॉक में देखा था, मॉक में क्वेश्चन आया था तो उसमें उन्होंने शायद इनमें से कोई पॉइंट डाला हुआ था, शायद ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो इसमें पॉइंट डाल के उन्होंने बस पूछ लिया था कि इसके कोर एलिमेंट्स बताओ और 4 कोर एलिमेंट्स बताओ, ठीक है। तो आपको इतने 6 याद होंगे तो बहुत है, ये तो बस ऐसे मैंने लिख दिया कि अगर यहाँ से एमसीक्यू बन गया तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल हिट हो रहा है। तो पढ़ते हैं पॉइंट्स नॉट कवर्ड इन मेमोरी टेक्निक बट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, ठीक है। इसमें एंटिटी शुड इन्फॉर्म द कस्टमर्स ऑन द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वेज ऑफ यूजेज, रीयूज, रिसाइक्लिंग एंड डिस्पोजल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड वेज टू एलिमिनेट ओवर कंजम्पशन, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, एंटिटी व्हेन इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड्स and services should enable universal access including to those whose services have been discontinued for any reason in a non-discriminatory and responsible manner। तो ये ट्रिकी है थोड़ा, ऐसे खेल सकते हो, देखो रीयूज रिसाइकल ये हो गया ना यहाँ पे, ये वहाँ भी आया था प्रिंसिपल 2 के अंदर भी आया था, तो मतलब कंफ्यूजिंग है, आपको बार बार ये प्रिंसिपल 2-3 बार तो कम से कम पढ़ने पड़ेंगे अभी एग्जाम से पहले, बिकॉज आई से ही खेलेगा भाई, प्रिंसिपल से खेलेगा, चांस ज़्यादा यहीं से है, बिकॉज यहीं से आई से फंसा सकता है और मार्क्स बच्चों के ले सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ईएसडी यहाँ पूरा खत्म। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन बचा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाला जो मैंने देखना था, एक बार डिस्कस करते हैं। यस गाइस, तुम्हारा ये क्वेश्चन था ना बचा हुआ, ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मीनिंग पूछा था उन्होंने और बेनिफिट पूछे थे, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन इट्स इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट, ठीक है। ईएसजी बोल दिया उन्होंने बस, एंड हेंस इट कंट्रीब्यूशंस पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रेफर्स टू द इन्फॉर्मेशन दैट कंपनीज प्रोवाइड अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी डाटा विद परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर, इट कैन हेल्प द स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, मतलब किससे कंपेयर करके, सस्टेनेबिलिटी एंड इंपैक्ट से कंपेयर करके, वाइस वर्सा, ठीक है। द रिपोर्टिंग प्रोसेस एम्फसाइजेस द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लिंक ये लिंक बढ़ा देता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, ठीक है। मेरा सच रिपोर्टिंग कैन हेल्प द एंटिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन बाय एड्रेसिंग, कैसे करोगे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, बाय एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज, ठीक है। सिंस इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग दैट एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज प्रोवाइड बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड आर सीकिंग डिस्क्लोजर्स ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेसेस, दे कैन यूज ईएसजी परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। फिर है इन्वेस्टिंग इन सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज विल नॉट ओनली इंप्रूव ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी ऑफ कंपनीज बट ऑल्सो पुट देम इन अ बेटर पोजीशन विद देयर B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स एज वेल एज एनेबल देम टू एक्वायर न्यू वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, बिकॉज थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब इसके पॉइंट्स बन भी नहीं सकते, बस पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से 4 नंबर का अगर आता है तो मैक्सिमम 2 से 3 नंबर ही ले सकते हैं, बिकॉज थ्योरी है ना, तो पैराग्राफ में आई से कितने नंबर दे देगा। तो गाइस हो गया हमारा ईएसजी खत्म पूरा विद शॉर्ट फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो आपको पीडीएफ में ईएसजी के 9 प्रिंसिपल वाली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं पेपरों के बाद, बाय बाय।